हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो क्लास होने वाला है, आज यूनिट एंड डायमेंशन को और आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो उसमें पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। कौन सा एप्लीकेशन था बता दो सभी लोग। पहला एप्लीकेशन था कन्वर्ट करने का, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, आज उसी पे कुछ सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद अगले एप्लीकेशन पे जंप करेंगे। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। कॉपी पेन निकाल लो सभी लोग और तैयार हो जाओ। तो देखो सवाल है कि डेंसिटी दिया हुआ है मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में। ठीक, बहुत आसान सा है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी का आपको क्या लिखना पड़ेगा, डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो लिख दो डायमेंशन। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक, तो इसका डेंसिटी आपको लिखना है तो इसका डेंसिटी लिखना होगा, मतलब इसका डायमेंशन लिखना होगा। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, और ये क्या हो गया, एल क्यू। आप ऐसा लिख दोगे फाइनली एम एल इनवर्स 3, ये हो गया आपका डायमेंशन। अब इसके बाद क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना, पहले दिया ध्यान रख लो, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशन जैसे ही आप लिख चुके हो, तो डायमेंशन लिखने के बाद आपके पास एक रास्ता होता है कि सबके साइज को लिखो, है ना। तो m1 होगा, m2 होगा, साइज ऑफ यूनिट। उसके बाद l1 होगा, l2 होगा, t1 होगा, t2 होगा। अब बताओ, सीजीएस सिस्टम अगर पहला सिस्टम था तो सीजीएस सिस्टम में m1 कितना है, 1 ग्राम है ना। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, मास का ग्राम होता है। L1 में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। सीजीएस में टाइम में क्या होता है, सेकंड ही होता है, सेकंड लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मास में आ जाओ, तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 kg होगा। एसआई में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 kg। L1 L2 में क्या हो जाएगा, देखो लेंथ है तो 1 मीटर, और T1 में क्या हो जाएगा, ये तो सेकेंड ही रहता है। इतना कर दिया। उसके बाद आप जानते हो, क्या जानते हो कि Q बराबर जो होता है N1U1 बराबर N2U2, यानी दोनों आपस में क्या बराबर, कांस्टेंट जब होगा तो आप कह सकते हैं कि सर N1 और U1, यहाँ पे देखो U1 के लिए डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो U1 के डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो M1 L1 T1। अब पावर देखो, तो M1 पे पावर कितना 1, L1 पे पावर कितना -3, और इस पे पावर 0, क्योंकि इसमें टाइम आया ही नहीं है। ठीक है, और दूसरे में आ जाओ U2 में, तो U2 में भी क्या लिखोगे, M2 L2 T2। M1 पे पावर, M2 पे पावर कितना, M2 पे पावर कितना देना चाहिए, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ भी 1। L पे पावर कितना है, -3, तो यहाँ पे भी कितना देना पड़ेगा, 3 -3। और यहाँ पे T पे पावर कितना है, 0, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो N1 और U1 पे रखो, U1 पे रखो, तो U1 की जगह पे क्या रखोगे, M1 L1 और T1, ये वाला डायमेंशन। तो रख दो M1 L1 और T1, यहाँ पे -3 रख दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या रख दो, 0 रख दो, ये हो गया। इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, N2 और U2 कितना, M2 L2 और T2, जो भी है यहाँ पे लिख दो M2 L2 T2, और इस पे पावर -3 है तो यहाँ पे रख दो। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है N2 का वैल्यू। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ध्यान दो, N2 इज इक्वल टू करना पड़ेगा आपको N1 इंटू, देखो M1 है ना यहाँ पे, M1 ये इधर आएगा तो M1 बाई M2, और दोनों पे पावर कितना है, एक पावर, तो एक पावर ऐसे रहने देते हैं, होल पावर। उसके बाद क्या है, L1 टू द पावर -3, ये L2 इधर आ जाएगा, इस पे भी पावर कितना है, -3, तो इसके होल पावर -3 हम कर देंगे। उसके बाद T1 बाई T2, इस पे होल पावर कितना है, 0 है। आप इसको लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। ठीक है ना, कभी कभी मोस्टली क्वांटिटी में क्या होता है कि सभी में MLT आ जाता है। ठीक है, चलो अब N1 का वैल्यू कितना दिया इन्होंने, N1 का वैल्यू ये दे चुके हैं 13.6, तो यहाँ पे लिख दोगे 13.6 नंबर 1। उसके बाद M1 का साइज, अब देखो साइज से कंसर्न आ गया, ये जो चीज़ है ना ये काम में आने वाला है। तो M1 का वैल्यू कितना, 1 ग्राम, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 ग्राम, ओहो, और ये 1 kg होगा M2 का, तो 1 kg। अच्छा, 1 kg को आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, 10 टू द पावर 3 ग्राम, है ना। 1 kg को क्या लिखा जा सकता है, 10 टू द पावर 3 ग्राम। अगर जिनको नहीं समझ आता है तो वहाँ पे आप लिख लो पहले kg ही। ठीक है, इस पे पावर 1 है तो 1 रहने दो। L1 क्या है, L1 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखो 1 सेंटीमीटर, और L2 क्या है, 1 मीटर है तो यहाँ पे लिख दो 1 मीटर। गॉट इट। हाँ, अब तीसरा देखो, इसको तो छोड़ ही दो, इस पे पावर 0 है। अच्छा जी, अब क्या करना है, 1 ग्राम और 1 kg। 1 ग्राम को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 kg को 10 टू द पावर 3 ग्राम, ये लो, इस पे पावर 1 है तो 1 हो गया। क्लियर। अब दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर
और 1 मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर। ये हो गया। सॉल्व कर दो, ग्राम से ग्राम मर गया तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया तो 10⁻² ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कितना था, 13.6 था, तो यहाँ भी लिख दो आप 13.6 था, है ना। तो आप फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 10⁻⁵। अब देखो गलती कहाँ हुआ है, गलती तो कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि l⁻ कितना था, -3 था, तो ये चीज छूटता है तो फिर आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे कितना होगा, -3 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3, तो ये -2 गया था, तो यहाँ पे -3 है ना। अल्टीमेटली अब देखो -2 इंटू -3 बराबर क्या हो जाएगा, +6। तो ये देखो +6 है ना। अच्छा सर, तुम यहाँ पे हम लिखेंगे 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, यानी +6। तो 13.6 इंटू 10⁻3, यानी इसको आप लिख सकते हो kg/s²। दिस इज द डेंसिटी। ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए, ये सब पावर कभी कभार छूट जाता है, तो ये सब गलती इससे बचना है हम लोगों को। ये सब छोटा मोटा गलती है जो हमें आंसर तक नहीं पहुंचाता है, और सारा कुछ जानते हुए भी हम लोग नहीं पहुंच पाते। ठीक है ना। ये सवाल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले डायमेंशन लिख देना है। ठीक है, डायमेंशन लिखने के बाद साइज ऑफ यूनिट लिखना है कि पहला सिस्टम में क्या दिया हुआ और दूसरा सिस्टम में क्या करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, साइज ऑफ यूनिट लिखने के बाद U1 का वैल्यू लिखना है। U1 का मतलब पहले यूनिट में क्या होगा, दूसरे यूनिट में क्या होगा, तो ऑब्वियसली U1 ये लिख देंगे, U2 ये डायमेंशन ही लिखना है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद Q बराबर हम लोग जानते हैं N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर कांस्टेंट होता है। तो N1 और U1 का वैल्यू देखो यहाँ से उठा के पुट करना है, U2 का वैल्यू यहाँ से लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये N2 हमें निकालना है, N1 दिया हुआ है, N1 इन लोगों ने दे दिया, ये दिया है, तो N1 दिया हुआ है, N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये वाला इधर पूरा डिवाइड होकर आ जाएगा। तो M को M के साथ डिवाइड कर देंगे, L को L के साथ डिवाइड कर देंगे, T को T के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, करने के बाद जो पावर रहेगा वो रिमेन रहना चाहिए, वहीं पे रह जाना चाहिए, पावर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पावर के ही कारण ही इसमें बहुत सारा गलती होता है। ठीक है ना, तो पावर देखो रह जाएगा। अब पावर रहने के बाद क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये केजी दिया हुआ है ना, तो 1 ग्राम है, 1 केजी है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 1 केजी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10⁻² सेंटीमीटर, है ना। ऐसे करके सबको कैंसल वैंसल करके फाइनली हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है, नोट कर लो इसको, जल्दी से जल्दी नोट करो, मिटा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। एक डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब दिया हुआ क्या है, इन्होंने दिया है कि एक डाइन आपके पास है और ये कितना न्यूटन होगा। तो देखो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जानते हैं, जो हम लोगों ने सीखा था किसमें, यूनिट में, है ना, उसमें कन्वर्ट करना हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन हमें करना है किसमें, डायमेंशनल मेथड से। डायमेंशनल मेथड से करने के लिए सबसे पहले तो ये है क्या चीज़, तो ये डाइन है, इसका मतलब फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन हमें आना चाहिए। तो ML/T⁻² होता है फोर्स का डायमेंशन, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको डायमेंशन लिखने के बाद U1 और U2 लिखना पड़ेगा। तो U1 क्या है, U1 में देखो डाइन है, CGS है, और U2 क्या है आपका, SI है ना। तो आप लिखोगे यहां पे M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, देखो आप इसको डाइन को लिख सकते हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के बराबर कौन होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सीजीएस में देखो तो केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड, है ना। तो M1 इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 ग्राम। L1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद T1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सेकेंड, 1 सेकेंड। उसी प्रकार से M2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 kg। L2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 मीटर, और T2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 सेकेंड। ये आपको कर लेना पड़ेगा। दिस इज द साइज ऑफ यूनिट एक्चुअली। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको करना है कि U1 का वैल्यू लिख देना है, M1 L1 T1। अब पावर कितना कितना है, तो यहाँ पे -2 है, तो ये लिख दो। उसके बाद U2 लिख दो, U2, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 L2 T2। अब देखो पावर किस पे है, -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, Q बराबर आप जानते हो N1 U1 होता है। ठीक है ना, बस स्टेप को फॉलो करते जाना है। और बराबर क्या होता है, N2 U2। तो N1 का वैल्यू क्या है, N1 का वैल्यू इन्होंने दिया है 1, है ना, तो 1 यहाँ पे लिख दिए। U1 क्या है ना, तो U1 देखो यहाँ पे M1 L1 T1 टू द पावर -2,
m1 l1 t1 टू द पावर -2 इज इक्वल टू n2, और यहाँ पे u2 का वैल्यू क्या करेंगे, u2 का वैल्यू m2 l2 t2 टू द पावर -2, ठीक है। तो m2 l2 t2 टू द पावर -2 ये हो गया, क्लियर है ना। अब इसको करने के बाद क्या करोगे आप कि n2 आपको फाइंड आउट कर देना है। n2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 करोगे, है ना। m को m के साथ डिवाइड, l को l के साथ डिवाइड, t को t के साथ, इस पे पावर 1 है, l1 बाई l2 हो जाएगा, इस पे भी पावर 1 है, और t1 बाई t2 हो जाएगा, और इस पे होल पावर -2 है। ये लो, होगा कि नहीं होगा, है ना, इधर आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे आप, n2 इज इक्वल टू m1 1 ग्राम, तो यहाँ पे लिखोगे 1 ग्राम बाई m2 कितना है, 1 kg, तो यानी 10 टू द पावर 3 kg, ये लो लिख दिए। अब इस पे कितना पावर है, 1 है, तो 1 कर दो। उसके बाद L1 यहाँ से उठाओ, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, और L2 कितना है, यहाँ पे 1 मीटर है, देखो, तो यहाँ पे 1 मीटर लिखा जाएगा, और इस पे होल पावर कितना है, 1 है, तो 1 ही रहने देंगे, ठीक है। तीसरा आ जाओ, T1, तो यहाँ पे सेकेंड है, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, यानी ये तो कैंसिल हो गया ना आपस में, है ना, तो 1 बच गया, तो 1 पे पावर कुछ भी डाल दो 1 ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, N2 इज इक्वल टू, अब देखो ये 10 टू द पावर 3 ग्राम है ना, केजी नहीं है। 1 kg को आप क्या लिख सकते हो, 1 kg को आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 3 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम हो गया कैंसल, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये देखो 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो 1 मीटर को हम देखो यहीं पे कर दे रहे हैं 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 टू द पावर -2, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी फाइनली कितना हो गया, 10 टू द पावर -5, यानी ये जो N2 का वैल्यू आया 10 टू द पावर -5 आया, तो 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर देंगे। देखो स्टेप सेम था, कोई चेंज नहीं आया, चाहे ऐसा कुछ भी सवाल दे दे, आपको डायमेंशन आना चाहिए, डायमेंशन अगर ये आता है तो आप कर लेंगे, क्लियर, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर एक्सप्रेस इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत वही काम करना है जो पिछले बार हम लोगों ने किया था। क्या किया था हम लोग, तो सबसे पहली बात कि आप इसका डायमेंशन जानिए, तो है क्या चीज़, ये सरफेस टेंशन है ना, और मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, याद होगा किसी को, तो याद है क्या, नहीं याद है, चलो नहीं याद है तो अभी फिर से देख लो। सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो अब आई थिंक आप इसके डायमेंशन लिखने में एबल रहोगे। तो सरफेस टेंशन एस टी इज इक्वल टू फोर्स का क्या होता है डायमेंशन mL/T⁻², और लेंथ का क्या डायमेंशन होता है L, है ना, ये हो गया इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन। अब आप क्या करोगे, mL0T⁻², ये हो गया सरफेस टेंशन अपना। डायमेंशन लिखने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आप देखो कि उसका साइज क्या है यूनिट का, दोनों सिस्टम में साइज क्या है, तो m1 m2 L1 L2 T1 T2 ये लिखना होगा। तो m1 बताओ, m1 इसमें अगर हम क्या है, किस में दिया हुआ है, डाइन पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो CGS में m1 क्या होता है 1 ग्राम। अच्छा L1 क्या होता है 1 सेंटीमीटर, T1 क्या होता है 1 सेकेंड, ठीक है। m2 क्या होगा, m2 का मतलब होगा, ध्यान दो 1 kg, और L2 क्या होगा 1 मीटर, और T2 क्या होगा 1 सेकेंड, क्लियर हुआ। अब देखो साइज मैंने लिख लिया यहाँ पे, साइज लिखने के बाद अब क्या है आपका काम, आपका काम है कि Q बराबर लिखेंगे आप N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये कांस्टेंट होता है आप जानते हो, ठीक है। तो N1 कितना दिया इन्होंने 72 दिया है। U1 का वैल्यू देखो, U1 का वैल्यू आप कैसे लिखोगे, तो देखो U1 का वैल्यू आपका काम है पहले लिख लेने का, यहाँ U1 इज इक्वल टू M1 L1 T1। अब देखो पावर कैसे लगाओगे, तो इसके डायमेंशन से देख के m1 की कितना है, m1 टू द पावर 1 है, L1 पे पावर 0 है, और T1 पे पावर -2 है, ठीक है। उसके बाद U2 क्या करोगे, U2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 L2 T2, पहले इतना लिख दो, उसके बाद पावर यहाँ से देखो तो कितना है -2 पावर सिर्फ T पे है, और
L पे पावर कितना है 0 है, तो यहाँ पे लिख। अब U1 का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है आपको। तो U1 का वैल्यू कितना है M1 L1 T1, तो M1 L1 T1 यहाँ पे पावर आपको 0 कर देना है। उसके बाद U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू U2 तो आपको सॉरी N2 तो आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, और U2 का वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख दोगे M2 L2 T2, M2 L2 T2, और इस पे पावर कितना -2 यहाँ पे, इस पे 0 है। चाहे आप L को नहीं भी लिख सकते हो यहाँ पे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो L को हटा भी सकते हो, L टू दी पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है N2 आपको निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू 72 तो ऑलरेडी है ही है। अब M1 बाई M2 कर दो, यहाँ पे M को M से डिवाइड कर दो, T को T के डिवाइड कर दो, है ना। अच्छा L को छोड़ देते हैं अब, T1 बाई T2, और इस पे होल पावर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी -2 है और वहाँ पे भी क्या है -2 है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो -2, यहाँ पे भी -2, दोनों को जब ये करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। अब आपको करना ये है कि N2 इज इक्वल टू 72। अब M1 का वैल्यू देखो 1 ग्राम है और M2 का वैल्यू देखो 1 kg है, तो आप यहाँ पे लिखो 1 ग्राम बाई 1 kg, ठीक है। अच्छा, और T1 का वैल्यू 1 सेकेंड और T2 का भी वैल्यू कितना 1 सेकेंड, क्योंकि SI और CGS में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड ही होता है। अच्छा जी, तो N2 इज इक्वल टू फाइनली आप क्या लिखोगे 72। 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो आप 1 ग्राम बाई 10 टू द पावर 3 ग्राम लिख सकते हो 1 kg को, है ना। और ये तो कैंसिल ही हो गया, -2 पावर था, ठीक है। तो 1 पे कितना भी पावर हो एक ही बात है। दिस इंप्लाइज N2 इज इक्वल टू क्या करोगे 72 इंटू ये 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 72 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और ये N2 का वैल्यू आ गया। मतलब ये कितना होगा, न्यूटन पर मीटर आएगा, जो ये दिया हुआ था ना, कहाँ दिया हुआ था 72 डाइन पर सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है 72 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर के बराबर है। क्लियर, फिर से वही स्टेप मैंने रिपीट किया है, बहुत आसान सवाल है, आप कर सकते हो इसे नोट, जल्दी से कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन ए सिस्टम, ये डबल हो गया यार, ऑन ए सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट, ठीक है ना। ये ध्यान देना, 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम और हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। देखो एक सिस्टम इन्होंने बनाया है, ठीक है, उसमें जो दिया है ना, चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं। समझने वाला बात क्या है कि M2 जो है, M2 इन्होंने जो बताया है वो कितना है 250 ग्राम है, ठीक है एक। उसके बाद L2 जो बताया इन्होंने वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, और T2 जो बताया है वो कितना हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा 100 जूल दिया हुआ है, 100 जूल क्या वर्क डन हो सकता है या एनर्जी हो सकता है, और वर्क डन एनर्जी का यूनिट क्या होता है सेम। अच्छा जी, तो जूल दिया है मतलब M कितना दिया है, मास 1 kg दिया है इन्होंने, जूल SI में है ना, तो SI में सारा कुछ लिखेंगे। लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है इन्होंने 1 मीटर, और टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। अब आप लिख दो सबसे पहले क्या, वर्क डन का डायमेंशन, तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, वर्क डन का डायमेंशन होगा mL² T−2, ये कर दिया। अब आपको U1 लिखना चाहिए, तो U1 इज इक्वल टू होगा M1 L1 T1। अब यहाँ से उठाओ पावर, तो M पे पावर 1 है, L पे पावर 2 है, T टू दी पावर -2 है, तो ये कर दिया आपने। उसके बाद क्या करोगे आप, U2 इज इक्वल टू लिखोगे क्या M2 L2 T2, और इस पे पावर यहाँ से उठा के डालो, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, ऐसा हो गया। अब आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि Q होता है N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर N3 U3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अब यहां से आप उठाओगे N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। अच्छा N1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 100, तो आप यहां लिखोगे 100। U1 का वैल्यू यहां से उठाओगे M1 L1 T1 और ये पावर, तो M1 L1 T1 इस पे पावर -2, इस पे पावर 2, और इज इक्वल टू N2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो N2 आप फाइंड आउट करोगे। U2 का वैल्यू कितना होगा, तो M2 L2 T2 और इस पे पावर 2, इस पे पावर -2। अब क्या करें 100, है ना। अच्छा आपको नहीं लग रहा है N2 निकालना है हमें, तो N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली M1 बाई M2, ये 100 था ना, 100 को रहने दिया, M2 को इधर लेके आओ तो M1 बाई M2 हो जाएगा, पावर दोनों पे 1 है, L1 बाई L2 हो जाएगा, दोनों पे पावर कितना है 2 है। उसके बाद T1 बाई T2 हो जाएगा, T1 बाई T2 हो जाएगा, दोनों पे पावर कितना है -2 है, तो होल पावर कर दिया मैंने -2। अब आपको करना कुछ नहीं है, साइज लिखना है सबका।
कैसे? तो N2 इज इक्वल टू 100। अब देखो M1 का साइज क्या है? M1 का साइज है 1 kg, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 kg यानी 10 टू द पावर 3 ग्राम। ठीक है। अच्छा, M2 का पावर कितना है? 250 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दोगे 250 ग्राम, है ना। एक हो गया काम आपका। उसके बाद दूसरे में आ जाओ, लेंथ कितना है? 1 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, लिख दो। 1 मीटर को लिख सकते हो आप 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसमें कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 लिखो, 100, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ये हो गया। इस पे पावर कितना है? टोटल 2 है ना। उसके बाद T1/T2 है। T1 कितना है? 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 सेकेंड। और T2 कितना है? T2 है आपके पास 30 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दो आप 30 सेकेंड, है ना। ये लो, कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं ना, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब N2 इज इक्वल टू क्या करें? 10 टू द पावर 3, है ना, तो 100 यहाँ पे लिख लो। और क्या करते हैं? ये 1000 है बेसिकली। 10 टू द पावर 3 कितना है? 1000 है, और 250 से डिवाइड करोगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 250 कितना हो जाएगा? 4 टाइम में डिवाइड होगा, है ना। तो ग्राम से ग्राम कैंसल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। अब ये देखो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 20 को 100 को जब कैंसिल करोगे तो 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, है ना। ये देखो 5 बार में ये कैंसिल हुआ ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना बच गया? ये है देखो 1/30 है ये, इसका कितना है? 10 टू द इसका पावर है -2। अब N2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 400 इंटू 25 इंटू, ये कितना लिखोगे? 1/30 का पावर -2 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं है। अब देखो 25 इंटू 4 कितना होता है? 100, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब ये आ जाएगा आपके पास 100, और ये 00 और हो गया, है ना। और इंटू ये पता है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर, तो ये कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, है ना, तो 900 आप लिख सकते हो इसको। इसको ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया पावर, और स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 900। तो अब देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना? 4, तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ पे 6 न्यू यूनिट। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यू यूनिट। नोट कर लीजिए इसको ढंग से। तो एक चीज आप देख रहे होगे कि हर बार सारा प्रोसेस सेम है। पहले डायमेंशन लिखना है, यूनिट का साइज लिखना है, U1 लिखना है, U2 लिखना है, ये वाला Q बराबर N1 U2 N2 U2, और सब जगह उसके वैल्यू को रखना, आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायमेंशन आता है तो बहुत आसानी से आ जाता है। क्लियर है ना? है ना, इसको नोट करो। तो इस प्रकार से ये जो कन्वर्जन वाला था ना, उसको हम लोग छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला जो एप्लीकेशन है ना उसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या है? नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिलेशन एस्टेब्लिश करने का, रिलेशन बनाना, 2 और 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को बनाना। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि चेक करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले को कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फार्मूला चेक करेंगे लास्ट में। फार्मूला चेक करने में बहुत कुछ नहीं होगा, उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फार्मूला भी बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे सिस्टम पे, दूसरे एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं। कौन सा एप्लीकेशन? टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को डिफाइन करना है या फिर उसके बीच रिलेशन बताना है ना, मैथमेटिकल रिलेशन बताना है, तो आप डायमेंशनल मेथड से उसे कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको पहले फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन पता होना चाहिए पहले से, है ना। या मतलब जैसे मेरा रिलेशन बनाना है किसी के साथ, तो हम किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये आपको बता देना पड़ेगा पहले से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह देगा कि देखो एक टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, और ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है 3 चीज़ों पे। सपोज कर लो कि मास पे डिपेंड कर रहा है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ किसका? सिंपल पेंडुलम का लेंथ कौन होता है? तो ये देखो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और कुछ भी बता दो, मास, लेंथ और किसी और पे डिपेंड कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया रहेगा, है ना। तो आपको ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी क्या हर एक दूसरे पे डिपेंड करेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है, और अगर जब ये पता हो जाता है तो हम डायमेंशनल मेथड से उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा नोट लिख लेंगे, उसके बाद कैसे इसके सवाल को बनाएंगे उस पर हम लोग आएंगे। क्लियर है ना? चलो,
देखो क्या लिखा है हमने, इफ़ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड, मतलब कौन कौन सा फैक्टर, मतलब कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था ना अभी कि टाइम पीरियड किसी का मास लेंथ और फलाने फलाने पे डिपेंड कर रहा है। तो ये अगर आपको पता होगा ना, अगर ये आपको पता है, वो फैक्टर पता है जिस जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देन वी कैन फाइंड द फॉर्मूला रिलेटिंग क्वांटिटी विद दोज फैक्टर्स। मतलब एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं वो जिन पर वो डिपेंड कर रहा था उसके रिलेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, इससे आपको शायद ज़्यादा क्लैरिटी मिले, इससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा। एग्जाम्पल लेंगे वहाँ से आसान हो जाएगा, ठीक है। तो करें एग्जाम्पल, चलो लेते हैं एक एग्जाम्पल। इसे पहले नोट कर लेना, उसके बाद एग्जाम्पल पे जाना। देखो सवाल क्या है, सवाल है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, मतलब तना हुआ धागा है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है टेंशन टी, ठीक है, टेंशन टी, और ब्रैकेट में इन्होंने बताया डायमेंशन ऑफ फोर्स, मतलब टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, आगे आपको पता चल जाएगा टेंशन क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, यानी जो फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन और टेंशन का डायमेंशन दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। लेंथ एल किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो टेंशन टी पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा लेंथ एल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ किसका, स्ट्रिंग का, एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मास पर यूनिट लेंथ को हम लोगों ने म्यू बोला है। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, मतलब म्यू का मतलब हुआ मास, पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ से डिवाइड कर दो, पर यूनिट टाइम रहता तो टाइम से डिवाइड करते, है ना। तो पर यूनिट लेंथ है तो मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा, तो अगर इसका डायमेंशन आप लिखने जाओ तो इसका डायमेंशन हो जाएगा मास का m और नीचे क्या हो जाएगा l, यानी क्या हो गया ml⁻⁻1, ये डायमेंशन हो गया, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ का। चलो इससे पहले हम लोगों को ये देखना होगा किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो टी डिपेंड कर, सॉरी एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, टी के ऊपर। तो पहले लिख दो टी, इसको कह दे इक्वेशन 1, ठीक। उसके बाद और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर सर, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, तो हम लिख देंगे एल, इसको कह देंगे इक्वेशन 2। उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोलो, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू इसको पढ़ते हैं ना, ये म्यू है, तो इसको क्या करेंगे इक्वेशन 3। जिस जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपने लिख दिया। अब क्या आ गया, आगे है कि तीनों को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा, टी एल म्यू, ठीक है, ये कह दो इक्वेशन 4। अब यहां से ये देखो कि क्या टी पे टी ही रहा होगा, हो सकता है बहुत सारे फॉर्मूले में आप देखते हो टी पे पावर 2 आ गया, टी पे पावर 3 आ गया, टी पे पावर कुछ भी आ सकता है, हाफ आ गया, अंडर रूट आ, कुछ भी आ सकता है। तो आप इसके लिए ना पहले से ही यहाँ पे ए बी सी मान लेना, अपने तरफ से मान लेना, ये आपको करना पड़ेगा कि टी पे पावर ए है और एल पे पावर बी है और म्यू पे पावर सी है, ये आपको हर हाल में करना है, ठीक है ना। यहाँ तक कर दिया। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट के आ जाएगा, अपने तरफ से इसको हटाएंगे ना तो कांस्टेंट के आ गया, टी पे पावर कितना ए, एल पे पावर बी और म्यू पे पावर सी आ गया। क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिखो और इन सभी का डायमेंशन लिखो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का अब सब सारे का डायमेंशन लिख रहे हो तो m0 l0 t इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, सभी लोग जानते होंगे, 1 टाइम पीरियड होता है। अच्छा के का डायमेंशन नहीं लिखना, हम लोग ये मान के चलेंगे कि के एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो टी क्या है, टाइम है ना कि टेंशन है, नहीं सर टी टेंशन था यहाँ पे, तो टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो फोर्स का होगा, तो ml⁻⁻2 इनवर्स 2 होता है फोर्स का, और इस पे होल पावर कितना हो जाएगा a। उसके बाद लेंथ क्या है, लेंथ का मतलब l होता है ना, इस पे पावर कितना हो जाएगा b, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो ml⁻t इनवर्स है ना, यहाँ पे मैंने बता दिया था पहले, और इस पे पावर क्या हो जाएगा c। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे m0 l0 t-1 ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m पे पावर कितना है a है, और l पे पावर कितना है a है, t पे पावर कितना है -2a है, यहाँ पे l पे पावर b है ना, इस पे m पे पावर c और l पे पावर -c। ब्रैकेट से बाहर निकाल दो सबको और सभी को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अब इधर कितना हो जाएगा m0 l0 t-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m टू द पावर a और m टू द पावर c है ना, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो a प्लस सी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से l पे पावर a, l पे पावर b और l पे पावर -c है ना, तो l पे पावर a प्लस b -c, ठीक है। उसके बाद t पे पावर -2a, और कहीं है t क्या, नहीं है, तो t पे पावर -2a, इसको कर दो क्लोज। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो बहुत आसान था। अब देखो इधर m पे पावर कितना है a प्लस सी, इधर m पे पावर कितना है 0, तो इक्वेट कर दोगे आप, तो यहाँ पे लिखोगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0, नंबर 1। उसके बाद
एल पे पावर इधर कितना, a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या, 0। क्यों, क्योंकि इधर एल पे पावर 0, इधर एल पे पावर कितना, a प्लस बी माइनस सी। देखो इधर जितना एल पे पावर रहेगा ना और इधर जितना एल पे पावर रहेगा, उन दोनों का क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना। बराबर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, और कौन है, तो यहाँ पे देखो -2a है, तो इधर क्या है, इधर -1 है, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, देखो 1/2 आ गया। अगर a बराबर 1/2 आ गया तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ना a का वैल्यू, तो 1/2 पुट करेंगे, 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c बराबर कितना आ गया, 1/2 माइनस में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमें पता है कि a का वैल्यू कितना है, आप बताओ। a का वैल्यू है 1/2 प्लस b और माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो तो -1/2 बराबर 0 है ना। तो अच्छा, ये प्लस ना हो गया तो b प्लस हाफ और हाफ कितना, 1 इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर, यानी c इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू ये। अब a b c तीनों का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन 4 पुट करो, देखो क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू k, ठीक है ना, यहाँ पे था इक्वेशन 4, इसको कह दो, है ना। तो k t टू दी पावर कितना, a, तो t यहाँ पे टेंशन है और a का वैल्यू कितना है, हाफ है, a का वैल्यू कितना है, हाफ है, तो यहाँ पे लिख दोगे हाफ। उसके बाद l है, b का वैल्यू कितना आया था, b बराबर -1 आया था, तो b टू दी पावर यहाँ पे कौन था जी, कौन था l टू द पावर -1। ठीक है, b का वैल्यू कितना, -1। उसके बाद म्यू पर पावर c, और c का वैल्यू कितना है, -1/2, तो यहाँ पे लिख दोगे -1/2। क्लियर। अब क्या करते हैं, तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो k/l, ये देखो -1 था तो सबसे पहले नीचे ला दो। उसके बाद देखो तो क्या लिखा जाएगा, इनटू t/μ। अच्छा, ये माइनस था तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर ना, ऑब्वियसली हो जाएगा। और इस पे पावर कितना है, हाफ है। ठीक है, इस पे पावर हाफ है। दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k/l हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, t/μ। देखो ये आ गया फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स रिमाइंड क्या क्या किया हम लोग। तो सबसे पहले तो जो था, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, उसके लिए डिपेंडेंसी बनाया और पावर अपने तरफ से a b c मान लिया। जैसे फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, टेंशन के ऊपर, तो हमने मान लिया कि टेंशन पे पावर a आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेंथ के ऊपर, तो हमने मान लिया लेंथ पे पावर b आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर, मास पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना मास है, तो उस पर हमने लगा दिया c। ये आपको करना है, जिसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, तो ये आपको कर देना है। क्लियर, तो ये हो गया। अच्छा, अब क्या करें, जब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो गया, तीनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो t टू द पावर a, l टू द पावर b, म्यू टू द पावर c, ये तीनों आ गया। इसके बाद यहाँ पे इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लिया गया, t टू द पावर a, l टू द पावर b और म्यू टू द पावर c। अब जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा था सभी का, और इसका भी डायमेंशन लिखा मैंने। तो डायमेंशन लिखा, तो ये देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन m0 l0 t टू द पावर -1 इज इक्वल टू, अब k का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, हम लोग इसमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट लेते हैं हमेशा। तो t है, ये t देखो, ये टाइम नहीं है, t क्या है, टेंशन है, टेंशन यानी फोर्स, तो mlt इनवर्स 2 टू द पावर a। ये लेंथ है, लेंथ लिया मैंने और इस पे पावर कितना लगाया, b। और ये क्या है, म्यू यानी मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे मैंने बता दिया है पहले आपको कि मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो ml टू द पावर -1 आ गया, तो ml टू द पावर -1, इस पे पावर लगा दिया हमने c। क्लियर यहाँ तक। अब कुछ नहीं, सबको सॉल्व कर दिया गया है ना, m टू द पावर जितना भी है सभी पावर को ऐड कर दिया गया, और जो भी पावर था m टू द पावर a प्लस c, तो इधर कितना 0, m टू द पावर कितना, तो सभी को इक्वेट कर दिया इधर के पावर और इधर के पावर से। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे abc का वैल्यू आ गया। abc का जब वैल्यू आ गया तो इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने abc का वैल्यू पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद देखो t टू द पावर हाफ, l टू द पावर -1, म्यू टू द पावर -1/2 आ गया। इसको अरेंज करके फाइनली एक फॉर्मूला मिल गया, और उसी से हम लोग पता करेंगे कि ये डिराइव करने के बाद ये फार्मूला आया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नए नए फार्मूले को डिराइव करते हैं डायमेंशनल मेथड से। कुछ और सवाल करेंगे, पहले आप इसे एक बार नोट कर लें, अगले सवाल में और बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब अटैच्ड, बॉब समझते हो ना, नीचे वाला जो पार्ट होता है, अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मतलब देखो जैसे यहाँ पे एक क्या है, सिंपल पेंडुलम है, इसे आप यहाँ पे ले जाके छोड़ दो तो ये ऐसा 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 चलता रहता है। किसके कारण चलता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसके बाद बोलो सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड का मतलब बता रहा है वो टाइम पीरियड, है ना, कि जो टाइम पीरियड किसको कहते हैं, यहाँ मान लो यहाँ से चला तो यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, इतने टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, या पीरियड भी सिंपली बोला जाता है। तो बोला है कि उस पेंडुलम का पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास m ऑफ द बॉब पहला, दूसरा किसका है, लेंथ l ऑफ द पेंडुलम, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट दैट प्लेस, उस प्लेस पे एक्सेलरेशन कितना है। तो बोला है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशनल मेथड, है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और इसका जो ये होता है, ये बॉब का मास बोला है इन्होंने m, ठीक है, और इसका लेंथ बोला है इन्होंने कितना l, ठीक, और टाइम पीरियड निकालना है आपको। किस किस के डिपेंड कर रहा है, देखो तो मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ, ठीक है, तीन चीज है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम पीरियड को t से डिनोट कर देते हैं, और t डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, तो पहला बोलो मास के ऊपर, तो इस पे पावर a, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर, इस पे पावर b, तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, g, इस पे पावर c, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों को कर दो कंबाइन, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको हटा देना है, तो t इज इक्वल टू क्या कर दोगे, k m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, हो गया। यहाँ तक कुछ किया नहीं मैंने, जो जो दिया हुआ था उसे कंबाइन कर दिया, है ना, जो दिया हुआ था सबसे पहले उसको लिख दो, उसके बाद उसको कंबाइन करके ये साइन हटाने के बाद देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद एक इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं पता है तो आप यहाँ से सीख लो कि एक इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपने मन से एक के कांस्टेंट ले लो। इसके बाद क्या करना है, जो भी ये सबका डायमेंशन लिखो, तो ये टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है टी, ठीक है, तो ये लिख दिया आपने टी। अच्छा, पूरा डायमेंशन लिखने का क्या मेथड है आपको बताया था हमने, क्या बताया था कि देखो m होता है m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t, ऐसे लिखा जाता है ना, इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा जाएगा, k का तो k ही रह जाएगा, इसका डायमेंशन 0 होगा, डायमेंशन लेस होता है, तो चलो हटा दो इसको, है ना। m क्या है, मास है, तो मास का पावर कितना हो जाएगा a, l क्या है, लेंथ है, तो इस पे पावर हो जाएगा b, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l टू द पावर -2 होता है, और इस पे पावर कितना है, c है। अब इधर लिखो m0 l0 t, है ना, इसको भी ब्रैकेट में बंद करो, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, m टू द पावर a, b टू द l टू द पावर b, और ये l टू द पावर c, t टू द पावर -2c, है ना। और सॉल्व करो इसको, तो m0 l0 t इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे, m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c, देखो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, और t टू द पावर -2c, हो गया। यहाँ तक कर लिए। अब क्या करना है कि इधर का जो m पे पावर है और इधर का जो m पे पावर है इक्वेट कर देना है। तो a का सबसे पहले क्या आ गया, 0, देखो m पे पावर a, m पे पावर 0, ये b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 0, चलो ठीक है, -2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यानी c इज इक्वल टू क्या हो गया, -12 होगा। माइनस से, अरे यार -12 उधर हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब c का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो b प्लस क्या होगा, -12 इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू कितना, हाफ, ठीक है। a b c तीनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन 4 में, ये जो इक्वेशन आया था ना इसमें पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा फाइनल में, फाइनल आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू, यहाँ पे k, तो k ले लो, m टू द पावर a है, a का वैल्यू कितना, 0, तो m टू द पावर a 0, उसके बाद क्या है l टू द पावर b है, तो b का वैल्यू कितना आया, हाफ, तो l टू द पावर हाफ, उसके बाद क्या है l के बाद g टू द पावर c है, तो g टू द पावर c का वैल्यू कितना है, -12। अच्छा, अब m टू द पावर 0 का मतलब 1, तो आप इसे नहीं भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू k, है ना, l पे पावर हाफ और g पे पावर हाफ है, देखो माइनस में, तो ये नीचे जाएगा तो प्लस में हाफ हो जाएगा, यानी फाइनली आप क्या लिखोगे, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, है ना। उसके बाद क्या, अंडर रूट, हाफ का मतलब कितना होता है, अंडर रूट, तो l/g, ये आ गया आपका रिलेशन या फॉर्मूला कह लो, ठीक है।
तो वही फिर से रिपीट किया गया है। सबसे पहले वो लिखा गया, ए बी सी अपने से मान लिया, सबको कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाया गया, सबका डायमेंशन लिख दिया गया और एम पे इधर का डायमेंशन और एम पे इधर का डायमेंशन को इक्वेट कर दिया गया, जिससे ए बी सी का वैल्यू निकल गया। ए बी सी का वैल्यू इसमें आके पुट कर दिया गया, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया। बस इतना ही करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट सवाल दिया है इन्होंने, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v in a circle of radius r, take dimensionless constant k is equal to 1। पता है क्या है ये? किसी को पता चला है तो बता सकते हो। मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूमेगा, सर्कल में मतलब इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो इसके ऊपर ना फोर्स लग रहा होता है दो तरीके का, ठीक है। देखो एक इधर लगता है सेंटर की तरफ और एक इधर लगता है, तभी ये घूम रहा होता है। क्लियर है? अच्छा, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, FCP। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। अगर सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो ये सर्कल पे नहीं घूमेगा, ठीक है ना, ये कहीं बाहर चला जाएगा। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता रहता है, और वो किसके इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इन्होंने बताया सवाल में कि F जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m पर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे सॉल्यूशन में? आंख बंद करोगे, उसके बाद डिपेंडेंसी दिखा दोगे। डिपेंडेंसी क्या है? किसके ऊपर? सबसे पहले मास के ऊपर, इस पे पावर a, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दूसरा किसके ऊपर था? वेलोसिटी के ऊपर, तो इस पे पावर b कर दोगे, v वेलोसिटी b, और ये रहा। और उसके बाद कितना हो जाएगा? तीसरा क्या है? रेडियस के ऊपर, तो इस पे पावर c, इसको कह दो इक्वेशन थर्ड। कंबाइन कर दो तो f इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c हो गया, ठीक है। जो जो जिसके जिसके ऊपर डिपेंड किया था उसको मैंने एक रिलेशन बना दिया और पावर ले लिया ABC। अब क्या करना है? यहाँ से इसको हटाना है, एक कांस्टेंट लेना है, बोला है डायमेंशनलेस कांस्टेंट k लेने के लिए, और k का वैल्यू भी इन्होंने बता दिया कितना, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c, और f इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, तो m टू द पावर a, v टू द पावर b और r टू द पावर c। ये कह दो इक्वेशन 4। क्लियर है? अब यहां से क्या आगे करना है? डायमेंशन लिखना है आपको सभी का, तो डायमेंशन लिखो। तो फोर्स का क्या होता है? MLT इनवर्स 2 लिख दिया फोर्स का डायमेंशन, इज इक्वल टू, फोर्स देखो कैसा भी हो, है ना, सेंट्रीपिटल हो, ग्रेविटेशनल हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, टेंजेंशियल हो, कोई भी फोर्स हो, किसी भी तरह का फोर्स हो, उसका डायमेंशन कभी नहीं बदलता है। अच्छा, यहाँ पे मास है तो मास m होता है, इसका डायमेंशन m, इस पे पावर a, और v वेलोसिटी है LT इनवर्स, और इसका पावर कितना हो जाएगा? b, और r क्या है? रेडियस, रेडियस एक तरह का लेंथ होता है, इस पे पावर कितना हो जाएगा? c, ठीक है। तो MLT इनवर्स 2 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे? m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर माइनस b, l टू द पावर c, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ला दो। अब MLT इनवर्स 2 इज इक्वल टू, इधर देखो m टू द पावर a और l पे पावर b, l पे पावर c, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और t टू द पावर माइनस b, ये हो गया। अब देखो इधर कितना है? m पे पावर 1 है, इधर कितना है? a है, तो a बराबर कितना हो गया? 1, इक्वेट कर दिया मैंने। उसके बाद दूसरा क्या है? l पे पावर इधर 1 है, इधर कितना है? b प्लस c है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इधर कितना है? -2 है, इधर कितना है? -b, तो -b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसल, यानी b बराबर कितना हो गया? 2। यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा, तो -2 प्लस 1 कितना? -1। तो देखो ABC का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या करेंगे? पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B, C इन इक्वेशन कितना? 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन 4, इक्वेशन 4 में, है ना। तो जब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू क्या है जी? m टू द पावर a का वैल्यू कितना आया? 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। v टू द पावर b का वैल्यू कितना आया? 2, तो mv स्क्वायर हो जाएगा b के जगह पे। और यहाँ r टू द पावर कितना है? c, तो c ये रहा c, और इस पे पावर कितना, सॉरी r टू द पावर कितना है? c है, तो r टू द पावर c का वैल्यू -1, ठीक है। c के जगह पे कितना रख देना है? -1। अच्छा, -1 का मतलब क्या होता है? नीचे चले जाए तो m इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। यहाँ पे r क्या है? r रेडियस है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बाकी जो है इस पर और कुछ सवाल करेंगे जो अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अच्छे से पढ़ें इसको, नोट्स जरूर बनाना है ना, अच्छे बनाना जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। आप भूल जाओगे तो आपके पास नोट्स होना चाहिए,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहना ढंग से, ठीक है, सभी घर पे हो तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे थोड़ा सा और टाइम दो, आप लोग टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो टाइम आपको और देना चाहिए। क्लियर है? चलो टाटा, बाय 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 बाय, सभी लोग अच्छे से रहना। अरे बाय, जाओ, अब क्या कर रहे हो?